एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए अकाउंटिंग रेशियोज का वीडियो नंबर 4 एंड इट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें अपन अपने बिजनेस के अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स निकालना सीखेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इनफैक्ट अपन अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सीखेंगे कि आरओआई कैसे फाइंड करते हैं। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइप्स होते हैं 5, यानी अपने को 5 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अपन इनकम रेशियोज भी बोलते हैं। क्लियर? ये इनकम ही तो है, प्रॉफिट यानी इनकम। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे क्यों फाइंड करें? ऑब्वियसली हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हमें हमारी इनकम जाननी है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है यानी हमारे प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा यानी प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा यानी हमारी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा, यानी हम बहुत एफिशिएंटली हमारा बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यह है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा वन वर्ड क्वेश्चंस इससे आते हैं कि जो अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर है, इसमें टोटल 4 टाइप के रेशियोज हैं। अपन 4th वैरायटी पे आ गए, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेशियोज है जिससे एक बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी मालूम पड़ती है। तो आप लिखकर आना, ओवरऑल एफिशिएंसी मेजर होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वही है कि ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है नहीं, कमाई अच्छी हो रही है नहीं, ये पता लगता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला टाइप है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100%। ये लो, फॉर्मूला लर्न भी हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन बोलो नेट आरएफओ इंटू 100%। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो आप प्रीवियस क्लास में शायद ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में निकालना सीख चुके, नहीं तो मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है। मानो आपने 10 लाख रुपीस की सेल्स की, 10 लाख रुपीस आपकी आरएफओ है, करेक्ट। ये तो माल बेच के जो पैसा कमाया वो है, लेकिन आपने ये जब माल बनाया होगा तो आपके भी तो पैसे खर्च हुए होंगे, यानी कुछ तो कॉस्ट होगी ना आपके गुड्स सोल्ड की। यानी जो आपने माल बेचा वो आपके घर में कितने का पड़ा? मैंने कहा यार 8 लाख का पड़ा, तो 10 में से 8 हटाओ, कितने बचे? 2, खत्म। ये है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट आरएफओ यानी 10 लाख रुपीस जो मैंने कमाए माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो मैंने गुड्स अभी अभी बेचे उनकी मेरे घर में लागत क्या है, वो मुझे कितने के पड़े। 10 लाख में मैंने बेच तो दिए, लेकिन 8 लाख के मेरे को पड़ गए, तो 2 लाख का हुआ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट लर्न करने के कितने फॉर्मूले? सिर्फ एक, टोटल आरएफओ जितना भी मतलब आपने माल बेचा है, नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलती है? बहुत इजी है, बोलो मेरे साथ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, खत्म। ओपनिंग इन्वेंट्री वापस लर्न करते हैं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज यानी जितना भी माल आपने इस साल खरीदा वो ऐड करो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से माइनस कर दो बस वो माल जो बिका नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हो गया। देखो कितना इजी है ये निकालना कि जो मैंने माल बेचा है वो मेरे घर में कितने का पड़ा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे कॉस्ट आती है। इस कॉस्ट को अपन आरएफओ में से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब बच्चा, मैंने इसमें एक वर्ड बोला डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरी ही ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एक कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, यानी जो फैक्ट्री में किए जाते हैं वो खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। यानी जब हम माल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस वक्त फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हम उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ये इसकी एक लंबी सी मैंने लिस्ट दे दी ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं हो, इनके अलावा नाम ही नहीं आएगा। जैसे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं मेरे को देखो, मैं लर्न करा दूंगा, मेरे साथ बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, कैरेज, फ्रेट, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज या फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर, फैक्ट्री का रेंट,
फैक्ट्री का हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा, ये सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग खर्चे बोलते हैं। फिर बता रहा हूं, ये वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का इंट्रो था, ये फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से पता क्या लगता है? अरे भाई अभी पता लगा ना कि 10 लाख का माल बेच के 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 8 लाख की कॉस्ट थी। तो बस ये रहा इसकी सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंस है, सिर्फ एक, वो ये रही, इट मेजर्स मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल ऑन आरएफओ। जो मैंने अभी कहा कि 10 लाख का माल बेच के 2 लाख का प्रॉफिट कमा लो, ये इससे पता लगता है। अब सब यही तो चाहेंगे कि मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बहुत ज्यादा हो। सिंपल, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितनी ज्यादा यानी उतना मुनाफा, यानी उतनी एफिशिएंटली हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, उतना पैसा हम कमा रहे हैं, उतने प्रॉफिट्स उतनी इनकम। देखो ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा है, हम खुश हैं। अरे भाई क्यों खुश है? क्योंकि हम बहुत एफिशिएंटली बिजनेस कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है। अब एक चीज मान लो, अभी तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकला था 2 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हुए थे। लेकिन एक बिजनेस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस यानी ऑफिस एक्सपेंस भी होते हैं, वो खर्चे जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जैसे स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ये सारे भी तो खर्चे होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमारा ज्यादा है ना, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा भी है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब अभी इसके बाद जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे तो आपके पास उनके लिए भी सफिशिएंट मनी अवेलेबल है। आया समझ में? अगर आपका, वापस बोल रहा हूं, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब अब जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे ना, जिनको आप सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, जो भी मैंने नाम बताए, उनके लिए भी आपके पास सफिशिएंट पैसा है। ये लिखा मैंने कि मनी अवेलेबल टू मीट इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बल्कि मैं कहूंगा ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड लिख रहा हूं मैं, ये ऑपरेटिंग ही नहीं बल्कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर करने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। ये फायदे होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होने के। और ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, ये मैं भी आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का सेकंड वेराइटी पढ़े। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जैसा है। उसमें था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100%, इसमें है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100%। ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100%। इसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें। बहुत इजी है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, जो अभी निकालना सीख लिया। उस ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ एक चीज ऐड करो, आपकी ऑपरेटिंग इनकम, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस करो। आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये रहा फॉर्मूला, देखो ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है और उसमें से माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के डेली के एक्सपेंसेस, ऑफिस में होने वाले रोज के खर्चे। पहले मैं समझाऊंगा ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। वैसे तो एक बिजनेस की सबसे तगड़ी इनकम होती है आरएफओ, जिससे पूरा बिजनेस चलता है। आरएफओ आरएफओ हम कंसिडर करते हैं जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। आरएफओ के अलावा क्या इनकम होती है उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम में एक फीचर होता है, ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो यूजुअली बिजनेस में डेली नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की, यानी इनकम अर्न्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑपरेटिंग इनकम को अपन नॉर्मल इनकम मानते हैं, एबनॉर्मल इनकम नहीं। एबनॉर्मल इनकम होती तो अपन इसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। आपके कोर्स के लेवल तक आपको सिर्फ 2 ऑपरेटिंग इनकम याद रखनी है, एक तो कमीशन रिसीव्ड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, बस खत्म। सिर्फ 2, एक तो कमीशन रिसीव्ड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे ये 2 नाम आप देखो, आप समझ जाना ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करनी है, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। अब अभी अभी आपने मेरे से पढ़े थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में होते हैं, माल की मैन्युफैक्चरिंग यानी माल को बनाते वक्त काम में आने वाले खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उनको प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। लेकिन वो खर्चे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, जिन्हें हम सेलिंग एक्सपेंस मानते हैं, जो ऑफिस में किए जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
वो नॉर्मल खर्चे होते हैं बिजनेस के नॉर्मल खर्चे, यानी बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वो खर्चे होते हैं जो ऑफिस में होते हैं, ना कि फैक्ट्री में। बिजनेस में होने वाले नॉर्मल खर्चे जो ऑफिस में हो रहे हैं, माल को बेचते वक्त किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। वो अपने को माइनस करना है इसमें से। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आओ मेरे साथ लर्न करो, मैं लर्न कराऊं कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वैसे तो ये लिस्ट अपन लर्न करते हैं, लेकिन जैसे बोलो सैलरी एंड वेजेस, कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, कैरेज या फ्रेट ऑन सेल, बेड डेट्स यानी कोई हमारा पैसा खा गया, पैसा डूब गया, डेप्रिसिएशन, बोलो लर्न ही नहीं होगा नहीं तो, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ऑफिस का रेंट देना, फैक्ट्री का नहीं, ऑफिस का रेंट देना, डेप्रिसिएशन लगना, ये सब ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। ये रहे सारे नाम। क्लियर? तो मैंने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी, ये रही, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ये सारे माइनस कर दिए, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? चलो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों फाइंड करें भाई? इसको फाइंड करने का वही रीजन है जो ग्रॉस प्रॉफिट का था। ग्रॉस प्रॉफिट ये बता रहा था कि 10 लाख का माल बेचा और 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, यानी आप माल बेचकर कितना माल बेचकर आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताएगा कि आप जितना माल बेच रहे हो 10 लाख का, मान लो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,20,000, बस ये पता लगता है। इट मेजर्स मार्जिन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल ऑन आरएफओ, यानी अगर मैं 10 लाख का माल बेचूंगा और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1.2 लाख, तो बस इस रेशियो से ये पता लगता है। सब चाहते हैं कि मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा हम चाहते हैं हमारी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़े, तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, यानी हम बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, ये लिखा, हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी अर्निंग कैपेसिटी सब बहुत ज्यादा है। अब हमने देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर ही लिए थे जब ही हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचे थे, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कर लिए। अब कुछ आएंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे या नुकसान जो बिजनेस में रोज रोज नहीं होते, दे सेल्डम टेक प्लेस, रोज रोज नहीं होते। तो अगर हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास काफी पैसा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ये लिखा कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है तो उसका एक बहुत तगड़ा एडवांटेज ये है कि मनी अवेलेबल टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो रोज रोज नहीं होंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी हमारे पास बहुत पैसा है। नॉन ऑपरेटिंग को क्या बोलते हैं बच्चा? एबनॉर्मल एक्सपेंस, यानी जो रोज रोज नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। डन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टॉपिक खत्म हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों हम अपन पढ़े प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का थर्ड टाइप, जो कि है ऑपरेटिंग रेशियो। पहले मैं ऑपरेटिंग रेशियो का आपको मतलब समझाता हूं। मानो इस साल अपन ने आरएफओ की 10 लाख रुपीस की, 10 लाख का माल बेचा। अब अगर माल बेचा है तो उसे बनाया भी होगा, यानी कुछ ना कुछ तो रही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ आरएफओ। मान लो अपनी कॉस्ट ऑफ आरएफओ थी 6 लाख, 6 लाख रुपए खर्च हो गए माल की लागत पे, यानी कॉस्ट पे। अब कुछ ना कुछ अपने होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने होंगे बच्चे? मानो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सारे नाम अभी लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में ही आप लोगों को सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर किए थे। अब आप बताओ कमाए कितने? 10 लाख। टोटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिलाकर आपके कितने खर्च हुए? 7.5 लाख। बस खत्म। ये है ऑपरेटिंग रेशो। ये बताती है ऑपरेटिंग रेशो कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं ना, उसमें से आप जरा अपने खर्चे भी तो बताएं कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ये फॉर्मूला देख लो आप। कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी 6 लाख, मान लो इसको अभी सॉल्व करें अगर अपन, 6 लाख कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहे 1.5 लाख, ये टोटल हुआ 7.5 लाख डिवाइडेड बाय नेट आरएफओ। नेट आरएफओ कितनी है भाई? 10 लाख इंटू 100%। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? 75%।
इसका मतलब जितना मैं माल बेचता हूं ना उसका 75% तो मेरा खर्च हो जाता है। ये बताती है ऑपरेटिंग रेशो कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग रेशो ने क्या बताया भाई, ये बताया, देखो मैंने लिख दिया, पढ़ते हैं एक बार। इट मेजर्स हाउ मच मनी, कितना पैसा हैज बीन कंज्यूम्ड बाय, यानी कितना पैसा खर्च हो गया किस चीज पे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, यानी इन दो चीजों पे हमने कितना पैसा खर्च कर दिया आउट ऑफ आरएफओ। ये इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया अभी कि 10 लाख में से 6 लाख की तो कॉस्ट पे पैसे खर्च हो गए और 1.5 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे लग गए, टोटल 7.5 लाख खर्च हो गए आउट ऑफ 10, यानी मेरी ऑपरेटिंग रेशो है 75%। अब हर बिजनेसमैन चाहेगा कि उसकी ऑपरेटिंग रेशो कम हो जाए, तो यही तो मैंने लिखा है कि अगर मेरी ऑपरेटिंग रेशो कम है तो आई एम हैप्पी, इसका मतलब मेरे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मेरी काम करने की एफिशिएंसी, काम करने की एबिलिटी मुझ में बहुत अच्छी है, मेरा इनकम लेवल बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगा, देखो क्या लिखूंगा, देखना अब मैं, अगर मेरी ऑपरेटिंग रेशो कम है, मान लो वो 75 की जगह 50 रह जाए, यार कमाल हो गया फिर तो यार, यानी मेरी कॉस्ट ऑफ आरएफओ और मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी मेरे खर्चे मैंने बहुत ज्यादा कम कर लिए। इसलिए लोग चाहते हैं कि ऑपरेटिंग रेशो की वैल्यू गिर जाए। ऑपरेटिंग रेशो शो करती है हमारे खर्चे, तो अगर ये गिर गई तो यानी हमारी कॉस्ट और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए और हमारा इनकम लेवल, हमारा प्रॉफिट्स, हमारी काम करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ये हो गया, ठीक है। आप एक बार चाहो तो इससे रिलेटेड ये सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा फोर्थ वैरायटी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में अपने को पढ़नी है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ इंटू 100%। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया, अब बचा नेट प्रॉफिट। कैसे फाइंड करें? सबसे पहले इसके लिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचे, यानी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करो, उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, बस खत्म हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी ये चीजें ऐड होगी और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस होंगे। बेटा नाम ही नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग यानी वो चीज जो रेगुलर नेचर पे नहीं होती, जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो बिजनेस में डेली वाइज इनकम नहीं होती, जिसे हम रोज की कमाई नहीं बोल सकते। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम नॉन रिकरिंग इनकम और एबनॉर्मल इनकम भी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जैसे मेरा काम है पढ़ाने का, जमीनें बेचने का नहीं, लेकिन मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, यानी जमीन है मानो 1 करोड़ की, मैंने उसको 1 करोड़ 20 लाख में किसी को बेच दिया, 20 लाख जो ये मैंने कमाए हैं, इट इज कॉल्ड गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये मेरी नॉन रिकरिंग इनकम है। इसके लिए मुझे रोज बिजनेस करने की जरूरत यानी बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कमाई को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। आया समझ? मैंने मेरे असेट बेच कर जो पैसा कमाया, जो फायदा हुआ, इट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, बदले में मुझे डिविडेंड मिला, ये रहा डिविडेंड रिसीव्ड। इसके लिए मुझे पढ़ाना तो नहीं पड़ेगा ना, तो क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने और कहां इन्वेस्ट करा? जैसे मैंने किसी बैंक में एफडी करा दी और मुझे रेगुलर मिलता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने पढ़ा कर पैसा कमाया और मैंने एक फ्लैट ले लिया, एक फ्लैट 2 BHK या 3 BHK का, और मैंने किसी फैमिली को वो रहने के लिए दे दिया, बदले में मुझे रेंट मिल रहा है, इट इज कॉल्ड रेंट रिसीव्ड। या फिर मैंने, भाई गलत काम है, लेकिन मैंने आईपीएल में सट्टा कर लिया या मेरी लॉटरी लग गई, उनको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव गेन्स, जैसे लॉटरी लगना, विंडफॉल गेन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चा नॉन ऑपरेटिंग इनकम के। तो क्या करना है नेट प्रॉफिट तक आने के लिए? आप पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, उसमें आप ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें। फिर ऐसे ही कुछ नॉन रिकरिंग यानी डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो ना हो वो खर्चे भी होते हैं, जिनको हम नॉन रिकरिंग यानी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो रोज नहीं होंगे। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, मैंने मेरा एक्टिवा बेचने का काम तो नहीं है ना, लेकिन मैंने मेरा एक एक्टिवा, एक असेट मेरे अकॉर्डिंग जो 30,000 का है उसे 28,000 में बेच दिया, तो 2,000 का क्या हुआ? लॉस। तो ऐसा लॉस माना जाता है नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल बिजनेस करने से घाटा नहीं हुआ है,
ये नॉन रिकरिंग है, ये कभी कभी होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, चोरी होने को एम्बेजलमेंट भी बोलते हैं। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी है, लंबे टाइम के कर्जे ले रखे हैं लंबे वक्त के लिए, जैसे डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन। अगर हम इन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, हम डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, सरकार को इनकम टैक्स मतलब टैक्स देते हैं, ये सब नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं। क्लियर? तो ऑपरेटिंग में ये जोड़ो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और ये सब माइनस करो, आ गया नेट प्रॉफिट। डन। तीन होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग, फिर नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्यों फाइंड करें? ऑब्वियसली इससे पता लगता है कि जितना हमने माल बेचा है उसमें हमने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। जैसे मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो है मान लो 15%, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 लाख का माल बेचूंगा तो उसमें से 1.5 लाख यानी 1,50,000 मेरा नेट प्रॉफिट है। ये रही इसकी सिग्निफिकेंस, सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है। इट मेजर्स मार्जिन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो मैंने अभी कहा 1.5 लाख, अवेलेबल ऑन आरएफओ आउट ऑफ 10 लाख। बस खत्म। कि मैं जितना माल बेचूंगा, जैसे 15%, तो इसका मतलब 10 लाख का माल बेचोगे तो 1.5 लाख कमाओगे, 20 लाख का माल बेचोगे तो 3 लाख कमाओगे। ये इससे पता चलता है कि कितना माल बेचने से मुझे कितना नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, वो इस रेशो से पता लगेगा। अब सब चाहेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉफिट रेशो है, तो सब चाहेंगे कि ये ज्यादा हो। ये जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब हम उतनी एफिशिएंटली हमारा काम कर रहे हैं। ये चौथी बार यही चीज रिपीट हो रही है। अब तो समझ में आ गया होगा, ये सब इनमें कॉमन है। जितनी ज्यादा नेट प्रॉफिट रेशो होगी उतना एफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं, उतने हमारे प्रॉफिट्स हैं, उतनी हमारी अर्निंग्स है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, अगर नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है और हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम अगर ये सारे पे कर चुके, सब चीजें ही हमने पे कर दी, तो भाई जो बचा, जो भी बचा वो किस काम में आएगा? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरा नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है, क्लियर, तो यानी अगर ये बढ़ेगा ना नेट प्रॉफिट रेशो, तो इससे मेरे शेयर होल्डर्स बहुत खुश होंगे। वो बोलेंगे कि यार अब तो आप हमें और भी ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपका तो नेट प्रॉफिट रेशो ही बहुत ज्यादा है, और हम बहुत सारे रिजर्व्स भी बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं मैं नॉलेज के लिए कि मनी अवेलेबल टू कीप एज रिजर्व्स, रिजर्व यानी किसी मकसद के लिए पैसे को सेव करना, एंड डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स कैन राइज, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये फायदे तो मिलेंगे ही जो अब तक कॉमन चल रहे हैं, लेकिन ये भी फायदा है, आप बहुत तगड़ा डिविडेंड और ज्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो, और आप बहुत सारा पैसा एक रिजर्व्स मेंटेन कर सकते हो। डन। अब एक बार इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का लास्ट वेराइटी पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? आप में से कोई भी किसी भी टाइप का कभी बिजनेस करोगे ना, तो सबसे पहले आपको जज करना चाहिए उसका आरओआई, कि यार जैसे अगर मैंने किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए तो मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा, 20%, 10%, 15%, ये सब जानना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड आरओआई। हर जना बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करता है पैसा जब उसको उसका आरओआई ठीक लगता है। आरओआई का फॉर्मूला ही ऐसा है, देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपको सारे खर्चे करना अलाउड है। जितना आपने पैसा कमाया है ना, उसमें से आप सारे खर्चे पे कर दो सिवाय 2 के। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना अलाउड नहीं है, और एक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे। इसके अलावा आप सारे एक्सपेंसेस पे करो और फिर अपना नेट प्रॉफिट बताओ। ये रहा न्यूमरेटर। उसको डिवाइड करो आप अपने बिजनेस की लागत से। लागत यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्ड पढ़ो आप ध्यान से, यानी आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय यानी बिजनेस में लगा रखा है। जैसे भी मैं बताऊं आपको, मान लो मैंने आपको बोला कि आप ना इस क्लॉथ इंडस्ट्री में, एक क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुर्ती बनाने का काम, मैंने कहा उसमें इन्वेस्ट कर दो। आपने कहा क्यों? मैंने कहा देखो 10 करोड़ रुपए लगाओगे ना, यानी 10 करोड़ अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ना, तो कम से कम आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 करोड़ होगा। तो यानी आपका आरओआई क्या हुआ? 20%। आप इंटरेस्टेड हो गए, बोलो सही है यार, अच्छा मार्जिन है, 10 करोड़ लगाओ 2 करोड़ कमाओ। आया समझ? ये है आरओआई। अब आरओआई के 3 नाम और होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड ऑन कैपिटल। आरओआई का न्यूमरेटर तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके 2 फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आप फाइंड कर लो टोटल असेट्स में से,
करंट लायबिलिटी माइनस करके, ये रहा। या फिर आप शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड कर लो, यानी जितना भी मालिक का प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें आप लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर, बैंक लोन जो भी आपने लिया है उन्हें ऐड कर दो। ये दो फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। अब आरओआई की इंपॉर्टेंस, इट इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फर्म, क्योंकि इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट यानी चीज नहीं है आपका परफॉर्मेंस जज करने का। इट हेल्प्स यू इन जजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस, इसलिए ये लाइन आती है। बैरोमीटर यानी ये मेजर करने के काम में आता है। जैसे ही मैंने 20% बोला, अगर मैं बोलता 25%, तो आप बोलते यार तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारे काम करने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, इट मेजर्स, सेम बात है, इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज बीइंग यूज्ड। इसका मतलब अगर आरओआई आपका बढ़ेगा, हर जना चाहेगा कि उसका आरओआई बढ़े। अगर आपका आरओआई बढ़ेगा तो मैं कहूंगा यार आप तो बहुत ही अच्छी तरह अपने कैपिटल एम्प्लॉयड यानी अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आप बहुत पैसा कमा रहे हो। आगे, इट इज यूज टू जज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज टू जज बोरोइंग पॉलिसी ऑफ अ फर्म। इससे यह पता लगता है कि आपको बोरो करना आता है या नहीं, आपने जो उधार लिया है वो सही है या नहीं, वो तरीका सही था या नहीं, आपका डिसीजन सही है या नहीं। देखो मैं बताऊं कैसे पता लगता है। मान लो आपका आरओआई है 15% और आपका इंटरेस्ट है 16%, तो आप तो गए, क्यों लिया था आपने कर्जा? आपका तो रिटर्न ही मात्र 15% है और आपको ब्याज देना है 16% का। तो इस समय हमको उधार नहीं लेना चाहिए, इस समय हमें डिपेंड होना चाहिए शेयर होल्डर फंड पे या हमारी रिटेन अर्निंग्स पे। यानी अगर हमारे पास कोई पुराना जुड़ा हुआ पैसा है तो हमें वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है बेटा? ये कारण है क्योंकि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 16%, वो ज्यादा है आरओआई से। ब्याज देना पड़ेगा 16% का और रिटर्न आएगा सिर्फ 15%। यानी मैं आपसे 100 रुपए उधार लूं और उसको बिजनेस में लगाऊं, मैं कमाऊंगा 15 रुपए और आपको चुकाऊंगा 16 रुपए। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसलिए ये पता लगता है, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है आरओआई से तो बोरोइंग्स कैन नॉट बी डन। अब एक चीज मैंने आपको कहा 10 करोड़ रुपए लगा दो, या तो आप कुर्तियों के बिजनेस में लगा दो, डन, या फिर आप कोई पीजी बना दो, पीजी होते हैं ना, पीजी बना दो, या फिर आप जूतों की इंडस्ट्री में चले जाओ, या आप ज्वेलरी में चले जाओ। भाई साहब आप सबका पहले मालूम करोगे आरओआई। तो इसीलिए ये सबसे अमेजिंग पॉइंट तो अब आया है कि आरओआई इट कैन बी यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ टू डिसिमिलर फर्म्स, यानी दो अलग अलग काम करने वाली फर्म्स भी अपना परफॉर्मेंस आरओआई के थ्रू मेजर कर सकती है। मैंने कहा 10 करोड़ रुपए कपड़े इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, कुर्ती वाली इंडस्ट्री में लगाओ 10 करोड़, आरओआई है 20%। मैंने कहा 10 करोड़ रुपए पीजी में लगाओ, हॉस्टल वगैरह बनाओ बच्चों के, उसमें आरओआई है 30%। तो हो गया ना मेजरमेंट। आप लगाओगे ही नहीं कुर्ती में पैसा, आप हॉस्टल इंडस्ट्री में पैसा लगाओगे, पीजी इंडस्ट्री में। तो ये पॉइंट आ गया कि अगर दो फर्म्स बिल्कुल डिसिमिलर यानी अलग अलग टाइप का भी काम करती है तो उनका परफॉर्मेंस मेजर सिर्फ आरओआई से किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग रेशो से नहीं। इसलिए इस आरओआई के टॉपिक से बहुत अमेजिंग एमसीक्यूज बनते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये 4th वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और ये सारे टर्म्स ढंग से क्लियर हुए हों। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आपको टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब पता है? बेंचमार्क्स के बारे में जानते हो? रेशियोज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, मालूम है? नहीं? सीखना है तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं ये अमेजिंग वीडियो 5 डालूं इन टॉपिक्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।